भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई को रोकने पर बनी सहमति की घोषणा के बाद उत्तर पश्चिम के सीमांत इलाकों में हालात हुए सामान्य। पाकिस्तान की ओर से सहमति का उल्लंघन किए जाने के बाद किसी ड्रोन या गोलीबारी की कोई खबर नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इंसाफ दिलाने का किया काम। सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। सरकार के सीज फायर के फैसले को मिला जनता से समर्थन। लोगों ने कहा, पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को नष्ट कर सेना ने सिखाया अच्छा सबक। और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा, प्रदेश में जमीनों की नपाई रोवर से होगी, नहीं होंगी जमीनों को लेकर आपसी विवाद, राजस्व में भी होगा इजाफा। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी सहमति की घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य हैं। आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर के पूंछ, राजौरी, अखनूर, पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर और अमृतसर और राजस्थान के जैसलमेर में हालात सामान्य बने हुए हैं। पाकिस्तान द्वारा सहमति का घोर उल्लंघन किए जाने के बाद देर रात किसी ड्रोन या गोलीबारी की खबर सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी सहमति का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया, जिसके बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना को खुली छूट दे दी थी। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने आज एक सार्वजनिक सलाह जारी की है, जिसमें नागरिकों से शांत रहने और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले गलत दावों से बचने का आग्रह किया है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने आज अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कहा कि वह अपने नागरिकों की सहनशक्ति और भरोसे की सराहना करती है। सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सूचनाएं और अपुष्ट दावे अनावश्यक दहशत पैदा कर सकते हैं। लोगों से अनुरोध है कि वे अफवाहों में न पड़ें और न ही उन्हें फैलाएं। वहीं रक्षा मंत्रालय ने नागरिकों से व्हाट्सएप पर फैल रही फर्जी खबरों से सावधान रहने और केवल विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करने को कहा है। मंत्रालय ने लोगों से अपने आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल का फॉलो करने की सलाह दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान की ओर से बार बार इसका उल्लंघन किया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने देर रात प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान पिछले कुछ घंटे से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। विदेश सचिव ने कहा कि भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और उसे किसी भी अतिक्रमण से सख्ती से निपटने का आदेश दिया है। भारत इस स्थिति को गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने पाकिस्तान से अपील कर कहा है कि इन उल्लंघनों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए और पूरे मामले की जिम्मेदारी से संभाले। कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मौजूद थे। यह बैठक कल दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों के एक दूसरे से बात करने के बाद दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष विराम के मद्देनजर हुई। दोनों देशों के डीजीएमओ कल फिर से बात करने वाले हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कल कहा था कि भारत पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेता है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ नियंत्रण रेखा पर उल्लंघन की किसी भी घटना से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिन विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। वे लखनऊ में आज ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन व टेस्टिंग फैसिलिटी के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। भारत ने आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा और गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अनेक सैन्य ठिकानों पर प्रहार करके करारा जवाब दिया है। इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स की अहम भागीदारी के कारण निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को तेज गति मिलेगी। डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाए। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का यह गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। विश्व के कई नेताओं ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का स्वागत करते हुए इसे दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की और एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते का स्वागत किया है। दोनों देशों ने इस दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने संघर्ष विराम का स्वागत करते हुए दोनों देशों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। यूरोपीय संघ के विदेशी मामलों की प्रमुख काजा कालस ने युद्ध विराम के महत्व और इसे कायम रखने के लिए सतर्कता की आवश्यकता पर बल दिया। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में उम्मीद जताई कि यह संघर्ष विराम क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बहाल करने में योगदान देगा। उधर वायुसेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे जो कार्य सौंपे गए वे सभी उसने पूरी कुशलता के साथ पूरे किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में वायुसेना ने कहा कि सभी ऑपरेशन राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए शानदार तरीके से चलाए गए। अभी ये ऑपरेशन चल रहे हैं और उचित समय पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। वायुसेना ने सभी से आग्रह किया कि वे अटकलबाजी से बचें और अपुष्ट जानकारी साझा न करें। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई के बाद कल हुए सीजफायर समझौते पर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले का समर्थन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले का बखूबी जवाब दिया है। आतंक को पनाह देने वाले और आतंक का पालन पोषण करने वाले पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को नष्ट कर हमारी सेनाओं ने अच्छा सबक सिखाया है। सीजफायर के फैसले पर उन्होंने कहा कि हर राष्ट्र की अपनी कूटनीति
रणनीति और नीतियां होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीज फायर का जो निर्णय लिया है वह देश हित में है और वे उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान दोबारा सीज फायर का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीओके जो हमारा हिस्सा है उसे भी वापस लेना चाहिए और बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान से अलग कर आजाद कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट है और सभी चाहते हैं कि इस राक्षस का पूरी तरह खात्मा हो सके ताकि लोग शांति और सौहार्द से जी सकें। नरवाल ने भारत की तीनों सेनाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें बधाई देता हूं और मनोबल के लिए शाबाशी देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को फ्री हैंड दिया और सेना भी पूरे मनोबल से आतंकी घटना का बदला ले पाई, यह काबिले तारीफ है। भविष्य में यदि कोई आतंकी घटना करने की सोचेगा तो उसका भी यही अंजाम होगा। तो राष्ट्र अध्यक्ष ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है वो उसको मैं स्वीकार करता हूँ और हम उससे सहमत हैं। पाकिस्तान की तरफ से यदि सीज फायर का उल्लंघन होता है तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए। एटलीस्ट बलूचिस्तान बन जाना चाहिए, एटलीस्ट पीओके पे हमारा कब्जा होना चाहिए। दुनिया के सभी राष्ट्र आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट हैं और सभी चाहते हैं कि इस आतंकवाद रूपी राक्षस को का संपूर्णतः इसको नष्ट किया जाए, दुनिया से ख़त्म किया जाए, क्योंकि तभी सौहार्द के साथ हम सब रह सकते हैं। भारतीय सेना को मैं तीनों अंगों को बधाई देता हूं और उनके मनोबल के लिए उनको शाबाशी देता हूं। अंबाला में जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए सिविल डिफेंस ट्रेनिंग कैंप में रविवार को बड़ी संख्या में कॉलेज छात्रों, युवा स्वयं सेवकों और आम नागरिकों ने भाग लिया। विभाग द्वारा नागरिक सुरक्षा को लेकर जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से अंबाला छावनी के एसडी कॉलेज और अंबाला की नई अनाज मंडी में यह कैंप लगाए गए। अंबाला कैंट के एसडी कॉलेज में सिविल डिफेंस के अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को आपातकालीन स्थिति में अपनाई जाने वाली सावधानियों, बचाव कार्यों, प्राथमिक उपचार और अग्निशमन के तरीकों की जानकारी दी। वहीं अंबाला शहर की नई अनाज मंडी में व्यापारियों, मजदूरों और स्थानीय लोगों को विशेषज्ञों ने सिविल डिफेंस की भूमिका, आपदा प्रबंधन तकनीक और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में बताया। दोनों शिविरों के दौरान इच्छुक नागरिकों का सिविल डिफेंस में पंजीकरण भी किया गया, जिससे वे भविष्य में किसी भी आपात स्थिति में प्रशिक्षित वॉलंटियर के रूप में सेवा दे सके। इस मौके पर उमड़े युवाओं ने कहा कि हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हमें सिविल डिफेंस के माध्यम से देश के काम आने का अवसर मिला। जब भी देश को जरूरत होगी हम पूरी तरह तैयार हैं। यह प्रशिक्षण हमें न केवल आत्मनिर्भर बनाता है बल्कि दूसरों की मदद करने का जज्बा भी देता है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है उस दौरान वॉलंटियर की जरूरत पड़ेगी और राष्ट्रीय बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ता वॉलंटियर बनने के लिए तैयार है और प्रशासन के साथ मिलकर और भारतीय सेना के साथ मिलकर जो भी सेवाएं होगी प्रशासन जैसे भी हमें गाइड करेगा हम उन सब सेवाओं को करने के लिए तैयार हैं और उन्हीं के आदेशानुसार आज राष्ट्रीय बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और आज हमने जो भी यहाँ पे प्रशासन द्वारा सिखाया गया, फर्स्ट एड कैसे दिया जाएगा, किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसको कैसे उठाया जाएगा, किसी तरह आपातकाल में अगर हम किस तरीके से बचें और नागरिकों के साथ में किस तरीके से बाकी नागरिकों को और अपने देश के अंदर सभी नागरिकों किस तरीके से हम अपने आसपास के लोगों को सेफ रख सकते हैं और कोई घटना हो जाए तो उसमें हम किस तरीके के प्रिकॉशन और सहायता उनकी सहायता कर सकते हैं। इस चीज के लिए इस कैंप के अंदर एसडीएम साहब ने और डीसी साहब ने ये अरेंज करवाया है। तो पाकिस्तान और इंडिया में वॉर का माहौल चल रहा है इस टाइम, उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हम अपने आसपास वालों की कैसे सेवा कर सकते हैं उसके बारे में हमें बताया जा रहा है। हम अपने देश के साथ खड़े हैं, जैसे हमारी महिलाओं ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है तो वैसे ही हम भी कोशिश करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा हम उतना करेंगे। जय हिंद। सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान अटैक कर रहा है, उसे ये जो पीस ट्रीटी है वो पसंद नहीं आ रही है, तो हम भी पाकिस्तान को अपने जवाब देना चाहते हैं, उसे जज्बे से जवाब देना चाहते हैं और जैसा हमारी आर्मी संघर्ष कर रही है उनके साथ हम भी पूरा सपोर्ट करेंगे। आज एसडी कॉलेज में डिप्टी कमिश्नर के थ्रू एक मीटिंग रखी गई है जिसमें सिविल डिफेंस ट्रेनिंग सिखाई जा रही है, उसमें हमें फर्स्ट एड से रिलेटेड ट्रेनिंग मिल रही है। तो
अंबाला जिले के फारूक खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रक्तदान ही सबसे बड़ा दान और मानवता की सेवा की भावना के साथ एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से लगाए गए इस रक्तदान शिविर का नाम रखा गया एक बूंद देश के नाम। इस मौके पर विशेष अतिथि और वरिष्ठ नेता कपिल विज ने कहा कि यह काफी अच्छी पहल है। देश को आगे बढ़ाने में ऐसे आयोजनों की बड़ी भूमिका होती है। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का जो बीड़ा प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया, उसको लेकर हम सब उनके साथ हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आतंकवाद को खत्म करने का बीड़ा उठाया है, उसमें हम सभी नागरिक तन मन धन से मोदी जी के साथ हैं और किसी भी जरूरत में कोई भी सेवा जो हमें कही जाएगी, हम करने के लिए तैयार हैं। किसी भी समय हमारे घायल सैनिकों को किसी चीज की जरूरत ऐसी पड़ जाती है तो हम कोई कमी रहने नहीं देना चाहते। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल केपी सिंह ने बताया कि इस रक्तदान शिविर का उद्देश्य लोगों को रक्तदान के महत्व को समझाना और उन्हें इस बारे में जागरूक करना था। उन्होंने कहा कि आज के समय में किसी भी समय खून की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में रक्त की एक एक बूंद किसी इंसान की जान बचा सकती है। इस रक्तदान शिविर में 101 यूनिट रक्त का लक्ष्य रखा गया था, जिसे आसानी से पूरा कर लिया गया। टीम रखा एक बूंद देश के नाम। आज देश में एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है। किसी भी समय किसी भी जगह हमें खून की आवश्यकता पड़ सकती है। उस टाइम अफरा तफरी का माहौल ना बचे, इसलिए हमने एक मुहिम शुरू की कि क्यों ना हम भी प्रशासन की इसमें सहयोग करें। और हम धन्यवादी हैं पूरे आमजन का जिन्होंने इस कार्य के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लिया। और हम धन्यवाद करते हैं कपिल विज जी का, जिन्होंने पर्सनली लोगों को कॉल किए कि वो इस मुहिम से जुड़ें। नागरिक अस्पताल के डॉक्टर जोगिंदर ने कहा कि स्थानीय निवासी भी देश सेवा में जुटे हुए हैं और रक्तदान कर इस कार्य को सफलतापूर्वक कर रहे हैं। लोग रक्तदान के लिए आगे आ रहे हैं तथा इस सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। समय में देश की सिचुएशन को देखते हुए एक बूंद देश के नाम, एक यूनिट देश के नाम, आप अपने विवेक के हिसाब से एक यूनिट देश के नाम इस समय में जरूरी है, क्योंकि ये इस समय की बहुत बड़ी जरूरत। बहुत लोग आ रहे हैं। अभी तक हमारे पास 36 के करीब यूनिट इकट्ठा हो चुकी और 100 के करीब का हमारा आज तक कम से कम टारगेट। इस मौके पर रक्तदाताओं ने कहा कि वे देश की सेवा के लिए हर वक्त तैयार हैं। आज रक्तदान कर वह काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें ताकि यह खून जरूरत के समय काम आ सके। ब्लड डोनेशन करता रहता हूं, लेकिन इस बार देश के लिए ब्लड डोनेशन करके थोड़ा प्राउड फील हो रहा है। प्राइड मोमेंट है जो कि इसको हमें जितना हो सके अपने दिल से निभाना चाहिए और जितना हो सके अपने आसपास लोगों को ये मैसेज स्प्रेड करना चाहिए कि हम अपना ब्लड जो है देश के लिए दे दें। मौका मिला है, जैसे कि सीमाओं पर हमारी सेनाएं भिड़ रही हैं, कुछ हमारे सिविलियन लोगों को भी जरूरत है, इस समय हमारे फौजियों को भी जरूरत है। तो जैसे मौका आया है, पता लगा कि यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, मैं, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, ये मेरा दोस्त अमन, 4 लोग हम आए हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि ये समय है कि हम भी देश के लिए कर सकें। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रदेश में अब जमीनों की नपाई यानी डीमार्केशन रोवर द्वारा की जाएगी और इससे राजस्व में भी इजाफा होगा। वे कल फरीदाबाद के खेड़ी कला गांव में जिला उपायुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ स्थल का दौरा कर रहे थे, जहां रोवर द्वारा जमीनों की नपाई के कार्य की शुरुआत की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने अब रोवर द्वारा डीमार्केशन से जमीनों की नापतोल शुरू कर दी है। अब जमींदारों को आपस में जमीन के बंटवारे को लेकर कोई विरोध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जमीन के आपसी बंटवारे को लेकर कई बार झगड़े के मामले सामने आते हैं, लेकिन अब उन पर अंकुश लग जाएगा और सरकार को राजस्व में भी फायदा होगा। किसानों के लिए भी और जमींदार जो भी जिन लोगों के पास जमीन है, उनको हम जमीन नपवाने के नाम पर रेगुलर जो
केसेस होते रहते थे या रेगुलर बयानबाजी या रेगुलर तकरार थी, उसको कम करने के लिए सरकार ने ये और भी मॉडर्न तरीका अपनाने का काम जरिए और रस्सियों के बजाय रोबस से इनकी मपाई होगी। और सरकार ने अभी विधानसभा के अंदर बिल पेश किया था कि जिनकी जमीनें छोटी छोटी मुश्तरका पारिवारिक उस पर शामलात में जमीनें पड़ी हैं, उनको भी सरकार अपने आप या तो वो लोग अपना सहमति बता दें, नहीं तो सरकार नियमावली के अनुसार तकसीम करने का काम करेगी और उनकी जमीनों को बांट देगी और रोबोस्ट इनकी मदद से पूरी जमीन की नपाई होगी। तो सरकार रेवेन्यू के अंदर बहुत बड़े आमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है और यह रेवेन्यू किसी भी तरीके से विवादित ना रहे, केसेस ना रहे, इनको खत्म करने का काम सरकार कर। नगर निगम आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। इस उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी और प्रौद्योगिकी विकास यानी टीडीबी की ओर से आज विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम है यंत्र, नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। यंत्र शब्द भारत की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत में गहराई से समाया हुआ है। यह न केवल यांत्रिक सरलता और प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि प्रतीकात्मक शक्ति, प्रणालियों, तालमेल और मापनीय समाधानों का भी प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत उन वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को सलाम करता है जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए नई तकनीक विकसित करके योगदान देते हैं। हम अपने वैज्ञानिकों के असाधारण प्रयासों को गर्व से याद करते हैं, जिसके कारण 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण हुए। यह भारत के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। भिवानी के द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज में कल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस उपलक्ष्य में हरियाणा राज्य विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी जागरूकता को बढ़ाना, नवाचार के प्रति रुचि उत्पन्न करना और उन्हें समसामयिक तकनीकी प्रवृत्तियों से जोड़ना था। कार्यक्रम में दिल्ली के प्रोफेसर मानवेंद्र सहरिया सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर टीआईटीएस के निदेशक प्रोफेसर बीके बेहरा ने दीप प्रज्वलित कर कहा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमें भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व करने का अवसर देता है। भले ही नौकरी बाजार में मंदी है, फिर भी टीआईटी ने अपनी विशेष शाखाओं टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल केमिस्ट्री और फैशन एवं एपरल इंजीनियरिंग में योग्य छात्रों का 100% प्लेसमेंट किया है। टेक्सटाइल मीन्स आम आदमी समझता है कि जो धोती, लुंगी, गमछा, कपड़ा पहनते हैं हम, वो नहीं है टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल में बड़े सारे एप्लीकेशन। आज प्रोफेसर साहब ने दिखाया था 12 डिफरेंट हेड, जहाँ पे अपार्ट फ्रॉम अपैरल, पहनने वाला कपड़े को छोड़कर कहाँ कहाँ टेक्सटाइल अप्लाई होती है। जैसे आज जो था कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग या जो टेक्सटाइल एरिया में अप्लाई होती है। जैसे डिफेंस में तो टेक्सटाइल का सबसे ज्यादा रोल है। पूरे डीआरडीओ जो डिफेंस डीआरडीओ हमारा जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्सटाइल विंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट विंग इन द रिसर्च। सारे जो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग होती है हमारे, जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट है या केमिकल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है या रेज हार्मफुल रेज प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है, वो टेक्सटाइल वाले ही डेवलप करते हैं। इस मौके पर दिल्ली के प्रोफेसर मानवेंद्र सहरिया ने कहा कि जियोसिंथेटिक्स आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग में स्थायित्व, पर्यावरण संवेदनशीलता और आर्थिकता को नया आयाम दे रही है। इसका उपयोग सड़क निर्माण, ढलान स्थिरीकरण और जल निकासी जैसी परियोजनाओं में हो रहा है, जो निर्माण क्षेत्र में साइलेंट रेवोल्यूशन है। इस अवसर पर 2 प्रमुख प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने विज्ञान, पर्यावरण और तकनीकी विचारों को चित्रण और सूचनात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया। हम कामों को जो जैसे पहले करते थे उससे फास्टर कर सकें, उसको मोर एफिशिएंट कर सकें। लार्जर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी तो वही है हमारे लाइफ में। एज फॉर हमारे स्पेसिफिक एप्लीकेशन में ये होता है कि डिजास्टर्स में हम लोग कैसे एआई और टेक्नोलॉजी को यूज करके बेटर मैनेजमेंट कर सकें उसका, या फिर सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकें इन टर्म्स ऑफ रोड्स एंड अदर एप्लीकेशंस इन सिविल इंजीनियरिंग कैसे हम लोग कर सकें।
डाक विभाग ने ज्ञान पोस्ट नाम से नई डाक सेवा आरंभ की है। इस नई सेवा से न्यूनतम 20 रुपये में पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र में किताबें भेजी जा सकेंगी। ज्ञान पोस्ट सेवा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सामग्री को रियायती दरों पर पहुंचाना है। केवल 20 से 100 रुपये में ये किताबें देश के किसी भी कोने में पहुंचाई जा सकेंगी। इसमें ट्रैकिंग, पोस्टिंग, डिलीवरी सर्टिफिकेट की सुविधा भी रहेगी। अब यह सेवा सभी डाकघरों में शुरू हो गई है। इसके माध्यम से 300 ग्राम से लेकर 5 किलोग्राम तक के पैकेट सतह मार्ग द्वारा कहीं भी भेजे जा सकते हैं। जींद डाकघर के मुख्य पोस्टमास्टर संजीव कुमार ने बताया कि यह पहल डिजिटल और शैक्षणिक भारत की निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और समाज में ज्ञान के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देगी। ज्ञान पोस्ट के तहत प्रेषित की जाने वाली पुस्तक या पुस्तकों के पैकेट को इंडिया पोस्ट की वेबसाइट में ट्रैक किया जा सकता है। ज्ञान पोस्ट श्रेणी के तहत कोई भी साधारण वस्तु प्रेषित नहीं की जाएगी। इसमें छात्र, शिक्षक, पुस्तक प्रकाशक और सामाजिक संगठनों को विशेष लाभ मिलेगा। ये बहुत बढ़िया योजना है जो कि भारतीय डाक विभाग ने शुरू की है, जो 1 मई 2025 से शुरुआत होगी। इससे पहले बुक पोस्ट के अकॉर्डिंग फैसिलिटी अवेलेबल थी, जिसमें कोई भी सस्ते दामों पे बुक्स वगैरह भेज सकते थे। लेकिन ये ज्ञान पोस्ट स्पेशली इस मकसद से शुरू की है कि भाई कम से कम चार्ज लगे और सामने वाले पर्सन को उसको ट्रैक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जा सके। भाई कहाँ आर्टिकल पहुंचा है वो देख सकता है और मिनिमम 20 रुपए से स्टार्टिंग है और 100 रुपए तक चार्जिंग है। 300 ग्राम मिनिमम चार्ज है इसका और आप 5 केजी तक इसमें आर्टिकल भेज सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया स्कीम। ज्ञान पोस्ट को लेकर नागरिकों ने भी अपने विचार साझा करते हुए बताया कि डाक विभाग की यह पहल बहुत सराहनीय है। इससे बहुत लाभ मिलेगा और बहुत कम पैसों में भी किताबें मंगवा व भेज सकेंगे। डाक विभाग द्वारा ज्ञान पोस्ट नामक एक सेवा शुरू की गई है और ये सेवा बहुत ही अच्छी है। सभी स्टूडेंटों को उसका बहुत ही फायदा हुआ है। पहले हम दूसरी जगह से जब बुक मंगवाते थे वो बहुत ही महंगी पड़ती थी, लेकिन इस सेवा के चलते अब वो हमें बहुत ही सस्ती पड़ने लगे। केवल मात्र 20 रुपए में है ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और आम स्टूडेंट को इनको बहुत ही फायदा हुआ है। डाक विभाग द्वारा जो है वो ज्ञान पोस्ट एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके द्वारा क्या है कि हम किसी भी कोने में दुनिया के किताबें जो है वो मात्र 20 रुपए में भेज सकते हैं पोस्ट के द्वारा। इसका काम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो ज्ञान प्रसार जो है वो बड़े छात्रों के द्वारा भी और बच्चों के द्वारा भी हर एक कोने के अंदर। जो जींद में डाक विभाग ने जो ये सेवा शुरू करी है ज्ञान सेवा, इसे है ना मतलब आम लोगों को और हमें बहुत फायदा होगा। अगर हमें है ना किताबें दूसरी जगह से मंगवानी पड़ा करती तो हमारा मतलब ज्यादा पैसा लगा करता और इनकी मात्र शुल्क है 20 रुपए। ये एक बहुत अच्छी पहल है डाक विभाग की। प्रदेश सरकार की खेल नीति के तहत स्कूल के विद्यार्थियों का पढ़ाई के साथ साथ खेलों की ओर भी रुझान बढ़ रहा है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल नर्सरियां शुरू की गई हैं। कैथल के जखौली अड्डा स्थित पीएम श्री विद्यालय में छात्राओं के लिए बास्केटबॉल और टेबल टेनिस नर्सरियां शुरू की गई हैं, जहां सुबह शाम सैकड़ों छात्राओं को कोच द्वारा खेल के गुर सिखाए जाते हैं। उन्हें बेहतर खिलाड़ी बनाने के लिए खेल अभ्यास के साथ ही 3000 रुपये दिए जाते हैं ताकि वह पौष्टिक आहार ले सकें। शिक्षा निदेशालय की ओर से राजकीय विद्यालयों में खिलाड़ियों को बेहतर खेल उपकरण व मैदान भी उपलब्ध करवाए गए हैं। खेल नर्सरी के प्रभारी स्कूल पीटीआई नरमैल सिंह ने बातचीत में बताया कि इस नए सत्र में स्कूली खेलों का आयोजन प्रभावी तरीके से किया जा रहा है ताकि खेल प्रतिभाएं प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आएं। उन्होंने कहा कि खेलों के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका हरियाणा ने अब एक और कदम आगे बढ़कर खेल के क्षेत्र में नई पहल की है। हरियाणा सरकार की इस नई नीति के तहत अब उच्चतर शिक्षा विभाग में भी स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की गई है। सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेल एकेडमी खोल रही है, जहां कॉलेज से खिलाड़ी तैयार होंगे। ये हरियाणा सरकार की खेल नीति के अंतर्गत यहाँ पे बास्केटबॉल और टेबल टेनिस की 2 यहाँ पे नर्सरी आई हुई है। यहाँ पे बच्चियों के सर्वांगीण विकास के लिए, इनके फ्यूचर के लिए, इनके शारीरिक विकास के लिए बहुत बढ़िया खेल नीति है। इसमें बच्चों को टीएडी के रूप में 3000 रुपये मंथली भी आता है और यहाँ एक कोच की सुविधा भी दी गई है, जिससे बच्चियों को खेल में पूरी रुचि होगी। और हम विश्वास करते हैं कि इस नर्सरी के थ्रू
ये अपने स्कूल का, जिले का और पूरे हरियाणा का नाम रोशन करेंगी। और खेलों समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।